Hello everyone. Today we are going to discuss Order 2. Order 2 deals with the framing of the suit. Let's come to Order 2. Order 2 frame of suit. Order 2 का रूल 1 सबसे पहले क्या कहता है? Frame of suit. Every suit shall as far as practical be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. मतलब कि सिंपल है कि जो हर एक कोई भी सूट को फ्रेम करेंगे, दैट सूट शैल बी फ्रेम्ड इन सच ए प्रैक्टिकेबल मैनर so that all the dispute between the parties can be resolved and there shall be no ground for further litigation. तो जो जैसे हमने ऊपर किया रेस जुडिकेटा, उसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा था, उसका भी यही पर्पस था कि आप जब सूट फ्रेम कर रहे हैं दैट शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए मैनर कि आप अपने मैटर इन इशू सारे इसको रेज कर लें. इफ़ यू हैव नॉट रेज्ड एनी मैटर इन इशू विच इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट, तो आप सब्सिक्वेंटली ये सूट अगर फाइल करते हो दैट मैटर इन इशू इज़ बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. सिमिलरली इसी ऑर्डर 2 में हमने रूल 2 किया था. जैसे क्लेम था, प्लेंटिव शुड क्लेम ऑल हिज रिलीफ्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट. इफ ही ओमिट्स टू क्लेम एनी रिलीफ which he is entitled with regard to the cause of action, then the subsequent suit for that relief with the same cause of action is barred under order to rule 2. तो यही बात बोल रहा है कि every suit shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. आगे है रूल 2, suits to include the whole claim. ये हमने रूल 2 वैसे कर लिया है सारा, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में किया है. ऑर्डर टू रूल 2 जो हमारा एक पूरा लेक्चर है उस पर, इसको हम छोड़ देते हैं. आगे आता है ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ मे, द वर्ड मे हैज बीन यूज्ड. दिस मीन्स इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्लेंटिफ. If the plaintiff is having more than one cause of action, he can file a separate suit for each cause of action. ये हमने रेस जुडिकेटा में डिस्कस किया था कि अगर कॉज ऑफ एक्शन चेंज होता है तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए प्लेंटिफ के पास राइट है अलग सूट फाइल करने का. तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड मे यूज़ किया गया है. सेव एज प्रोवाइडेड द प्लेंटिफ मे यूनाइटेड in the same suit several cause of action against the same defendant. एक प्लेंटिफ है, एक ही डिफेंडेंट है, उसके रिगार्डिंग एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ के पास सेम डिफेंडेंट के रिगार्डिंग, तो वो एक सूट में यूनाइट कर सकता है, चाहे वो सेपरेट सूट फाइल कर सकता है चाहे यूनाइट कर सकता है. और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली, यहाँ पे वर्ड ज्वाइंटली यूज़ किया गया. पहले तो डिफेंडेंट्स हैं और दूसरा है ज्वाइंटली. इसका मतलब कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो प्लेंटिफ जो कॉज ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा है तो वो डिफेंडेंट्स के ज्वाइंटली अगेंस्ट होने चाहिए. कि अगर कॉज ऑफ एक्शन नंबर 1 है वो भी दोनों डिफेंडेंट के अगेंस्ट होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन नंबर 2 भी दोनों डिफेंडेंट के अगेंस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन नंबर 1 तो दोनों के अगेंस्ट है, पर कॉज ऑफ एक्शन नंबर 2 वो अकेले एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट है, तो उस केस में कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट नहीं होंगे. एंड एनी प्लेंटिव्स हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट. वैसे ही जैसे कि डिफेंडेंट की बात आ गई, वैसे ही प्लेंटिव की, कि देयर आर मोर देन वन प्लेंटिफ एंड all the plaintiffs are jointly interested in more than one cause of action against the same defendant. तो उस केस में वो सभी ज्वाइंटली कर सकते हैं अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली. इसमें होगा कि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ज्वाइंटली जो कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन है तो सारे कॉज ऑफ एक्शन के लिए प्लेंटिफ्स ज्वाइंटली इंटरेस्टेड होनी चाहिए
और अगेंस्ट द डिफेंडेंट है, जो सारे डिफेंडेंट है उस कॉज ऑफ एक्शन के साथ ज्वाइंटली इंटरेस्टेड होने चाहिए। मे यूनाइट सच कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। आगे है वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। इसका मतलब आ गया कि हमने पता है कि जब एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन जब यूनाइट करेंगे तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसके रिगार्डिंग ही देखी जाएगी। हम पहले बात करते हैं अब ऑर्डर 2 रूल 3 सब रूल 1 की। जैसे उन्होंने बोला कि सबसे पहले एग्जांपल आएगी, एक डिफेंडेंट प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, बट कॉज ऑफ एक्शन ये है उसके अगेंस्ट। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन। तो इस केस में जो प्लेंटिफ है ये सारे कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ के फेवर में है और ये इसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट होने चाहिए। अगर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट नहीं है दैट कैन नॉट बी यूनाइट अंडर ऑर्डर 2 रूल 3 सब रूल 1। ये तो आ गया सिंगल का। अब आ गया आगे, एक प्लेंटिफ है, मोर देन वन डिफेंडेंट है और नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है। ए इज द प्लेंटिफ, दीज आर द 3 कॉज ऑफ एक्शन एंड द डिफेंडेंट्स आर बी एंड सी। इसमें जो हमने वर्ड पढ़ा था ज्वाइंटली इंटरेस्टेड वाला, ज्वाइंटली, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब कि जो ये नंबर 1 कॉज ऑफ एक्शन है 2 एंड 3 है, ये जो कॉज ऑफ एक्शंस हैं, नंबर 1 जो कॉज ऑफ एक्शन है ये भी दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट होना चाहिए, बी और सी के अगेंस्ट। नंबर 2 भी दोनों के अगेंस्ट होना चाहिए, नंबर 3 भी दोनों के अगेंस्ट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कॉज ऑफ एक्शन, सपोज कॉज ऑफ एक्शन नंबर 3 इन फेवर ऑफ ए तो है बट इट इज़ ओनली अगेंस्ट बी, देन दिस कॉज ऑफ एक्शन कैन नॉट बी ज्वाइंड इन दिस सूट, कैन नॉट बी यूनाइट। तो ये 2 कॉज ऑफ एक्शन ए के फेवर में है, दोनों के अगेंस्ट है, ये यूनाइट हो जाएंगे। ये नहीं होगा क्योंकि ये बी के अगेंस्ट है। अगर ये दोनों के अगेंस्ट है सिमिलर टू 1 एंड 2 तो ये भी साथ में यूनाइट हो जाएगा। ये जो ज्वाइंटली वाली वर्ड है इसको फुलफिल होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, वो बोलता है कि पहले तो हो गया सिंगल डिफेंडेंट प्लेंटिफ एंड नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स। अब आ गया नंबर ऑफ प्लेंटिफ्स एंड सिंगल डिफेंडेंट। ए एंड बी दोनों प्लेंटिफ है, 3 कॉज ऑफ एक्शन है अगेंस्ट सी, 1 2 एंड 3। इसमें हम देखेंगे जो कॉज ऑफ एक्शन नंबर 1 है ये दोनों के फेवर में एक साथ होना चाहिए अगेंस्ट सी। सिमिलरली 2 दोनों के फेवर में अगेंस्ट सी। सिमिलरली 3 दोनों के फेवर में अगेंस्ट सी। इफ इन एनी कॉज ऑफ एक्शन, जो सपोज करो नंबर 2 कॉज ऑफ एक्शन है, इट इज़ ओनली इन फेवर ऑफ ए नॉट इन फेवर ऑफ बी बट इट इज़ अगेंस्ट सी, दिस cause of action cannot be united in a joint suit filed by A and B against the C। तो ये cause of action के लिए A को अलग से ही सूट फाइल करना पड़ेगा। चौथी कंडीशन है नंबर ऑफ प्लेंटिफ्स हैं, नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं। A एंड B कॉज ऑफ एक्शन 3, C एंड D डिफेंडेंट्स हैं, 1 2 3। तो ये यूनाइट इस सिर्फ तभी होंगे जब जॉइंटली सारे कॉज ऑफ एक्शन में ए एंड बी के इंटरेस्ट में होगा जॉइंटली, और अगेंस्ट सी एंड डी जॉइंटली होगा। ए कॉज ऑफ एक्शन 1 है जो ये ए एंड बी के जॉइंटली फेवर में है और सी एंड डी के जॉइंटली अगेंस्ट है। सिमिलरली 2 का और 3 का, सपोज करो अगर 3 है जो वो ए एंड बी के जॉइंटली फेवर में है और सी के अकेले अगेंस्ट है, देन कैन नॉट बी यूनाइटेड। अगर इसको अपोजिट कर लें कि जो 3 नंबर कॉज ऑफ एक्शन है इट इज़ जॉइंटली अगेंस्ट द सी एंड डी बट ओनली इन फेवर ऑफ ए, तब भी जॉइंट नहीं हो सकता। इसका आप टेस्ट कैसे करेंगे कि ये जॉइंटली इंटरेस्टेड है कि नहीं है? ये मैं मल्टीपल वाली एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ। इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, ए एंड बी 3 कॉज ऑफ एक्शन है, सी एंड डी। अब इसको यूनाइट करने के लिए सिंपल सा टेस्ट है। सपोज़ करो कि अगर तीनों कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग अलग सूट फाइल करते,
सपोज करो ए एंड बी कॉज ऑफ एक्शन 1 के लिए सी एंड डी के अगेंस्ट, ए एंड बी कॉज ऑफ एक्शन 2 सी एंड डी। अगर ए एंड बी हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग अलग सूट सी एंड डी पे फाइल करते तो क्या वो कॉज ऑफ एक्शन दोनों सी एंड डी के लिए अलग अलग होता और ए एंड बी के लिए अलग अलग होता? तो उस केस में ज्वाइंट नहीं होगा। अगर ए एंड बी के ज्वाइंटली इंटरेस्ट में है एक कॉज ऑफ एक्शन, अगर इंडिविजुअल सूट में, और सी एंड डी के अगेंस्ट है सेकंड सूट में भी वैसे ही या थर्ड में ही है, तो तीनों सूट ज्वाइंट हो जाएंगे। अगर एक भी कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाएगा तो वो ज्वाइंट नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एक, ए का कॉज ऑफ एक्शन है बी के अगेंस्ट, एक नंबर आ गया ये। दूसरा नंबर है ए का कॉज ऑफ एक्शन सी के अगेंस्ट। तीसरा नंबर है ए का कॉज ऑफ एक्शन बी एंड सी के अगेंस्ट। चौथा है ए एंड डी का कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट बी एंड सी के अगेंस्ट। पांचवा है ए का कॉज ऑफ एक्शन बी एंड सी के अगेंस्ट। और छठा है ए एंड डी का कॉज ऑफ एक्शन बी एंड सी के अगेंस्ट। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा ये 6 के अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है, कौन से कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट हो सकते हैं और कौन से कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट नहीं हो सकते। सबसे देखिए, पहले देखिए ए का बी के अगेंस्ट है, तो इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन है ऐसा जो कि बी के अगेंस्ट अकेला हो? कोई नहीं है। दूसरा ए एंड सी का है, वो भी नहीं हो सकता। तीसरा ए एंड बी एंड सी का है, और इसमें देखेंगे आप पांचवा, तीसरा और पांचवा दोनों कॉज ऑफ एक्शन इंडिविजुअली दो सेम पार्टीज के बीच में है, ए का कॉज ऑफ एक्शन बी एंड सी के अगेंस्ट, 3 नंबर भी और 5 नंबर भी, ये कॉज ऑफ एक्शन दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे क्योंकि ए के फेवर में है और बी एंड सी के ज्वाइंटली अगेंस्ट है। आगे है जो चौथा कॉज ऑफ एक्शन है और छठा कॉज ऑफ एक्शन है, ये दोनों सेम है कि चौथा कॉज ऑफ एक्शन ए एंड डी के ज्वाइंटली फेवर में है और बी एंड सी के ज्वाइंटली अगेंस्ट है। वैसे ही जो सिक्स्थ है वो ए एंड डी के ज्वाइंटली फेवर में है और बी एंड सी के ज्वाइंटली अगेंस्ट है, तो फोर्थ एंड सिक्स्थ हो जाएंगे। ये तो कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट हो सकते हैं, बाकी जो नंबर 1 है और नंबर 2 है ये ज्वाइंट नहीं हो सकते। ये सिर्फ जो ऑर्डर 2 रूल 3 ये बात कर रहा है। आगे है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंट विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन, शैल वर्ड यूज़ किया है, कोर्ट की लीव लिए बिना, कोर्ट से परमिशन लिए बिना ज्वाइन नहीं कर सकते इन केस फॉर द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर जैसे सपोज करो कि रिकवरी करनी है हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होगा विद रिगार्ड टू पोजेशन, विद रिगार्ड टू मीन्स प्रॉफिट, या विद रिगार्ड टू डैमेजेस, विद रिगार्ड टू इंजंक्शन। ये मेरे राइट्स हैं, वो कॉज ऑफ एक्शंस होंगे। तो ये कॉज ऑफ एक्शंस हैं जो विद रिगार्ड टू रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप यूनाइट नहीं कर सकते अंडर ऑर्डर 2 रूल 3 विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन दी है कि नीचे वाले जो एक्सेप्शंस हैं उनमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। प्लेंटिफ की मर्जी है, वो बिना परमिशन के भी यूनाइट कर सकता है। वो कौन से हैं? क्लेम फॉर मीन्स प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी की जब पोजेशन क्लेम की, उसके साथ उसने मीन्स प्रॉफिट क्लेम करना है या कोई एरियर्स ऑफ रेंट क्लेम करने हैं, तो वो साथ में क्लेम कर सकता है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। आगे क्लेम फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड। मतलब कि जो पोजेशन किसी के पास गया था वो अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है, तो उस
कॉन्ट्रैक्ट में हमने पोजेशन तो लेना ही है बट डैमेजेस भी लेने, तो वो इकट्ठे मांग सकता है। क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, मतलब एक कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे ही मेरे को रिलीफ मिलना है, देन आई कैन क्लेम बोथ द रिलीफ्स टुगेदर। आगे है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू पुट इनटू पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर जब रिडम्पशन का सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ द मॉर्गेज, तो उसमें पोजेशन भी मांगना पड़ेगा। तो पोजेशन के लिए सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी सूट में रिडम्पशन में पोजेशन भी मांग सकता है। आगे आता है कंसेप्ट मल्टीफेरियसनेस ऑफ द सूट, कि जो मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट कब होता है। सपोज करो कि हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया कि एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, तो उसमें आप अपना क्या कहते हैं मिसजॉइंट हो गया कोई कॉज ऑफ एक्शन, तो वो मल्टीफेरियस का नहीं होगा केस। अगर कॉज ऑफ एक्शन मिसजॉइंट हो जाए, क्या हो सकता है, मिसजॉइंट हो सकता है। नॉन ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का कभी भी केस नहीं आएगा। जैसे हमने पार्टीज का किया था कि नेसेसरी पार्टी को ज्वाइंट नहीं किया, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी, कॉज ऑफ एक्शन केस में नॉन ज्वाइंटर कभी भी नहीं होगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन के केस में अलग सूट फाइल करने का राइट है। इस वजह से कॉज ऑफ एक्शन के केस में नॉन ज्वाइंटर नहीं होगा, हाँ मिस ज्वाइंटर हो सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट कब अराइज होगा। सपोज करो ए एंड बी है, नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है सी एंड डी है। इस केस में अगर वेयर देयर are two or more defendants and more than one cause of action is there, that means if there is more than one defendant and more than one cause of action is there, the suit will be bad for the suit will be bad for misjoinder of defendants and cause of action if different cause of action are joined against different defendants separately. The joinder of such separate cause of action and the separate defendant makes the suit bad for multifariousness. मतलब ये कि A एंड B प्लेंटिफ है, नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, C एंड D डिफेंडेंट है, तो इसमें D को भी गलत ज्वाइन कर दिया और इस कॉज ऑफ एक्शन को भी गलत ज्वाइन कर दिया। ये जो कॉज ऑफ एक्शन था C एंड D के अगेंस्ट था ही नहीं और D पार्टी बनता ही नहीं था कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट। तो इस केस में सूट मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट में फॉल कर जाएगा। ये मल्टीफेरियस सूट पे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट क्या होता है, वेयर इन अ सूट देयर आर टू और मोर डिफेंडेंट्स एंड कॉज ऑफ एक्शन, द सूट विल बी बैड फॉर मिस ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन इफ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन आर ज्वाइंट अगेंस्ट डिफरेंट डिफेंडेंट सेपरेटली। The joinder of such separate cause of action and separate defendant makes the suit bad for multifariousness. अब आगे आता है if neither the plaintiff, जैसे हमने A and B की बात की थी, A and B, दूसरे पास है cause of actions C and D. If neither the plaintiff nor the defendants are jointly interested in all the cause of action, then the suit will be bad for double misjoinder. जैसे कि आप लगा सकते हैं A एंड B इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए C एंड D के अगेंस्ट जॉइंटली इंटरेस्टेड नहीं थे, देन द सूट विल बी बैड फॉर डबल मिसजॉइंटर। अब आती है इसकी ऑब्जेक्शन की बात कि विद रिगार्ड टू नॉन ज्वाइंटर की तो बात नहीं आएगी इसमें, मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन या मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट की जो ऑब्जेक्शन रेज करनी है वो कब करनी है। उसके लिए आएगा रूल 7, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी मिसजॉइंटर, मल्टीफेरियसनेस भी उसमें फॉलो करेगा, मिसजॉइंटर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट अनलेस द ऑब्जेक्शन हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो रेज्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। वही बात आ गई
कि जो भी मिसजॉइंटर के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन है दैट शैल बी रेज्ड एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के साथ, जल्दी से जल्दी, और इन केस द इश्यूज आर फ्रेम्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द इश्यूज और बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द इशू, या जो ऑब्जेक्शन है वो बाद में रेज हुई है, हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड. In case if the party fails to raise the objection then it shall be deemed to have been waived off. वो मान ली जाएगी कि पार्टी ने वेव ऑफ कर दी है. आगे आता है क्लॉज 5, क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर. ये बेसिकली आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लें. नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर एज सच शैल बी ज्वाइंड विद द क्लेम्स बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली. मतलब कि कोई एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई हेयर है, वो एक तो हेयर की कैपेसिटी में है, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम, तो आप अगर उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई सूट फाइल कर रहे हो देन यू कैन नॉट क्लेम दैट कॉज ऑफ एक्शन विच इज अराइजन अगेंस्ट दैट पर्सन इन अदर कैपेसिटी. कि एक तो हेयर की कैपेसिटी में अराइज हुआ, दूसरा उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ. हेयर और इंडिविजुअल कैपेसिटी का कॉज ऑफ एक्शन आप एक साथ नहीं क्लेम कर सकते, वो अलग अलग कैपेसिटी में है. अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर अलेज्ड टू अराइज विद रेफरेंस टू द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट sues or is sued as executor, administrator or heir, or as such as he was entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he represent. मतलब कि जो पर्सनल वाला जो है आप तब क्लेम कर सकते हैं कि जो लास्ट मेंशन क्लेम, मतलब जो पर्सनल क्लेम है वो अराइज हुआ है विद रेफरेंस टू द स्टेट, कि उस स्टेट के रेफरेंस में अराइज हुआ है जिस स्टेट के लिए प्लेंटिफ है जो या डिफेंडेंट है वो एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है और या हियर है. तो या फिर वो उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है. सपोज करो एक स्टेट का ए एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट बी का इंडिविजुअल क्लेम भी है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम भी है. तो वो दोनों क्लेम्स को इकट्ठा कब कर सकता है? जब जो पर्सनल वाला क्लेम है या तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी के साथ ही अराइज हुआ हो, या जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिस स्टेट का है उस स्टेट को एंटाइटल्ड करता हो, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उस स्टेट को एंटाइटल करता है, तो पर्सनल क्लेम भी हम उसके साथ कर सकते हैं. या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सपोज करो जेड और ए दोनों को ऑनर्स थे, जेड मर गया और एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, और जो कॉज ऑफ एक्शन बी के फेवर में राइज हुआ जब जेड और ए दोनों जिंदा थे, प्रॉपर्टी के मालिक थे, तो बी के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा. ए एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, जेड मर गया, तो उस केस में जो कॉज ऑफ एक्शन है विद रिगार्ड टू ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में है जो कॉर्नर था, और बीइंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हो गया क्योंकि जेड मर गया, तो ये उसकी लीगल कैपेसिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ए के पास आ गई, तो उसी स्टेट के रिगार्डिंग हो गया. तो इन दोनों कॉज ऑफ एक्शन को वो एक साथ ए के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है. आगे आगे पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स कब कर सकता है? जैसे वो ऊपर हमने ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ और ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट में किया था. वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन वन सूट में एम्बेरस और डिले द ट्रायल, मीन्स एम्बेरस करेंगे, डिले करेंगे ट्रायल को, और इज़ अदरवाइज इनकन्वीनियंट, कि कोर्ट को इनकन्वीनियंट हो सकती है, पार्टीज को इनकन्वीनियंट हो सकती है. इनकन्वीनियंट कोई भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है मैटर, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी. अदरवाइज इनकन्वीनियंस द कोर्ट में, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वर्ड में है, ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. या तो सेपरेट कर देगा या कोई ऐसा ऑर्डर पास करके देगा विच इज़ एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. तो कोर्ट अंडर ऑर्डर 2 रूल 6 ट्रायल को सेपरेट कर सकती है. इसके साथ हमारा ऑर्डर 2 रूल 2 विद रिगार्ड टू मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू सारा कवर हो जाता है. थैंक यू.